19 नंबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज अपन को 2 टॉपिक पढ़ने हैं, मतलब एक टॉपिक पढ़ना है प्राकृतिक आपदा वाला। कुछ क्वेश्चन बचे थे, उनको देख लेते हैं। भारत में जो केरल है, केरल में पाई जाती है मोनोजाइट रेत। और मैंने आपको बताया था कि मोनोजाइट रेत से एक अयस्क निकलता है, एक धातु निकलती है। तो यदि मोनोजाइट रेत से धातु निकलेगी तो निश्चित रूप में मोनोजाइट रेत हो गया अयस्क। अब आप बताइए कौन सी धातु है जिसको थोरियम। निकालते हैं हम बहुत आसानी के साथ में? आंसर है वो थोरियम। बिल्कुल सही है सवाल का जवाब, थोरियम। अच्छा, आप में से मेरे को बता सकते हो यूरेनियम को किससे प्राप्त किया जाता है? रेडियो धर्मिता की खोज करी थी, तो जिस अयस्क से यूरेनियम को निकाला गया था वो कोई और नहीं बल्कि क्या था? पिच ब्लेंड था। अच्छा, सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक। चालक है। और सिलिकॉन से ही बनते हैं ट्रांजिस्टर, और सिलिकॉन से ही बनते हैं आपके आईसी चिप। आईसी चिप के खोजकर्ता का नाम क्या है भैया जी? JS किल्बी। ट्रांजिस्टर के खोजकर्ता का नाम क्या है भैया जी? जॉन बार्डिन। जॉन बार्डिन, बी शॉकले और वॉल्टर। ठीक है। अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन फिर भी मैं ऐसा मानना है मेरा कि यदि ये क्वेश्चन आपसे बन जाए तो बहुत आसान हो जाएगा आपका काम। सन 1992 से भारत में प्रोडक्ट को इको मार्क देने की परंपरा है। तो पहले आप ये देख लो, इको मार्क किनको दिया जाता है? डिटर्जेंट, कागज, साबुन, पेंट, कपड़े, इनको इको मार्क दिया जा रहा है सन 1992 से। तो आपसे मेरा सवाल यह है कि इको मार्क किन उत्पादों को दिया जाता है? क्या जो कृषि उत्पाद होते हैं, क्या जो पर्यावरणीय मित्रवत उत्पाद होते हैं, या जो बिजली उत्पाद होते हैं, या प्रसंस्कृत फल उत्पाद होते हैं? तो जरा जल्दी से 21वें सवाल का जवाब बताइए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। एग्जैक्टली, इको मार्क हमेशा दिया जाता है उनको जो पर्यावरण को लगभग ना के बतौर नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो हैं पर्यावरणीय मित्रवत उत्पाद। तो याद रखना वो इको मार्क। अच्छा, कृषि उत्पाद क्या? कृषि उत्पादों को कौन सा मार्क दिया जाता है? एग्रो मार्क। एग मार्क दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, बिजली उत्पादों को कौन सा मार्क दिया जाता है? ISI मार्क। और फल उत्पादों को मार्क दिया जाता है FAO। ये ठीक। अब यदि मैं आपसे पूछूं रेंगती हुई मृत्यु किसे कहते हैं? यहाँ रेंगती हुई मृत्यु का मतलब है कि यदि आप खेतों में डालते हैं वो चीज को, अब क्या चीज है उसी का जवाब आप मुझे देंगे, तो खेतों से वो पहुंचेगी पहले तालाब में, तालाब से छोटी मछली, फिर बड़ी मछली, फिर और बड़ी मछली, और फिर बगुला, और फिर इंसान। मतलब खाद्य श्रृंखला के जरिए एक पोषण स्तर से दूसरे, दूसरे पोषण स्तर से तीसरे, तीसरे से चौथे पोषण स्तर, और फिर अंतिम जो पोषण स्तर पर जीव होगा उस तक पहुंचती है। तो इसी को बोलती है रेंगती हुई। और आपके शरीर में जाने के बाद वो आपकी मृत्यु का कारण भी बन सकती है। तो बताइए रेंगती हुई मृत्यु किसको कहा जाता है? आज से 10 साल पहले जब ये क्वेश्चन शुरू हुआ था तो रेंगती हुई मृत्यु इसको कहते थे, DDT को। लेकिन न केवल DDT बल्कि आज के समय के जितने भी कीटनाशी हैं, रासायनिक खरपतवार और खरपतवारनाशी हैं, ये सभी रेंगती हुई मृत्यु की श्रेणी में आते हैं। ये चीज थोड़ी सी याद रखना, मतलब डी आंसर होगा। अच्छा, तंबाकू के धुएं में कौन सा प्रदूषण हो सकता है? अच्छा बताओ, तंबाकू के धुएं से कौन सा प्रदूषण होगा ज्यादातर? ऑप्शन बी। तो इसमें ऑप्शन है बी, ठीक है। अच्छा, अब यदि मैं आपसे पूछूं आपके रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, तो आपके रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ में जनरली ऑक्सीजन जोड़कर एक यौगिक बनाती है HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रत्येक अंग में पहुंचती है तो अंग ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं। लेकिन यदि मैं पूछूं कौन सी ऐसी गैस है जो यहाँ पर लिखी, ऐसी कौन सी चीज है जो कि ऑक्सीजन की क्षमता को प्रभावित कर सकती है? मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ही बाइंड होती है,
लेकिन इन 4 गैसों में से उस गैस का नाम बताओ जो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगी और खुद उसकी जगह बन जाएगी H2 से। वो कौन सी गैस है जो ऐसा करने का कार्बन पहला प्रयास करती? तो आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन ऑप्शन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि वायुमंडल में यदि सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक है या वायुमंडल में क्रैकिंग गैस सल्फर डाइऑक्साइड की ज्यादा मात्रा है, तो बताओ कौन सी चीज नहीं पनप पाएगी आसपास के वातावरण में? ऑप्शन ए, लाइकेन। लाइकेन। अब आप बताओ लाइकेन किन किन के बीच की कड़ी है? कवक और शैवाल के बीच। शैवाल और कवक के बीच। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब हो गया ये। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि शैवाल और जीवाणु के बीच की कड़ी कौन है, आप मुझे बता सकते हो? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का यूज हम कहाँ करते हैं? अपन ने पढ़ा था अभी 2 दिन पहले। अरे भाई, साइनोबैक्टीरिया का यूज अपन करते हैं जैव उर्वरक में, बायो फर्टिलाइजर में, एजोला के साथ, और माइकोराइजा जिसको कवक मूल कहते हैं, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट मतलब उच्च वर्गीय पादप और कवक के बीच की कड़ी होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपकी दलदली भूमि होती है, तो दलदली भूमि में जैसे धान के खेत का माहौल भी कैसा होता है? दलदला माहौल होता है। तो वहां पर एक गैस पाई जाती है जिसके कारण से वातावरण गर्म होता है, और वो गैस कोई और नहीं बल्कि कौन सी गैस है? मार्स गैस या मीथेन। और इसी मार्स गैस या मीथेन के कारण सांप वगैरह जब सबसे ज्यादा देखने को मिल जाते हैं धान के खेतों के आसपास। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि गर्माहट जो है या धान के खेत का दलदला माहौल किस गैस को पनपाता है, तो आंसर है मीथेन या मार्स गैस। अब आता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब आप समझ रहे होंगे, धरती का तपना, टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। कौन सी गैस उत्तरदायी है इस घटना के लिए? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ग्लोबल ऑप्शन ए, जलवायु। इस सवाल का जो जवाब है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन है, तो यह इस सवाल का बेसिकली सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यदि 4 ऑप्शनों में से किसी भी ऑप्शन में जलवाष्प यदि है, तो फिर CO2 और जलवाष्प में यदि कंपेयर करें तो ग्लोबल वार्मिंग में ज़्यादा परसेंटेज इन्वॉल्व है जलवाष्प का। तो यदि आपको ऑप्शन में जलवाष्प न दिया हो तो फिर CO2 100% राइट आंसर। लेकिन यदि जलवाष्प ऑप्शन में है 4 ऑप्शन में से किसी भी एक में, तो फिर आपको CO2 होने के बावजूद भी पहले उसी को टिक करना है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है पहला वाला, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है? जलवाष्प। लेकिन अगर जलवाष्प नहीं होता तो फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड टिक करते ऐसा। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपन लोग अपने घरों में डिटर्जेंट लाते हैं, अपन लोग अपने घरों में साबुन लाते हैं, तो उन साबुनों में और डिटर्जेंट में या तो नाइट्रेट होगा पोषक पदार्थ, या तो फॉस्फेट होगा पोषक पदार्थ, या तो कार्बोनेट होगा पोषक पदार्थ। ध्यान से सुनना। और ये जब अपन साबुन से नहा लेंगे तो ये पोषक पदार्थ जो है ये कहाँ चले जाएंगे? नालियों में, नालियों से नालों में, नालों से तालाबों में, और तालाबों में पहुंचकर जो शैवाल होती हैं तालाबों में, या छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं तालाबों में, उनकी वृद्धि को बहुत तेज कर देते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अपन जो साबुन और अपन जो डिटर्जेंट यूज करते हैं उसमें से ऐसा कौन सा पोषक पदार्थ निकलता है जो डायरेक्ट तालाबों में पहुंचकर शैवालों के नंबर और पेड़ पौधों के नंबर को बढ़ा देता है? हालांकि इससे मछलियों को दिक्कत हो जाती है बहुत ज्यादा। कई बार मछलियों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वो मर जाती है। परंतु यदि मैं आपसे पूछूं कि मानवीय गतिविधियों के द्वारा जो पोषक पदार्थ हैं या पोषक तत्व हैं, यदि वो फिर से कहाँ पहुंच जाए? तालाब वगैरह में पहुंच जाए, और उससे पेड़ पौधों का नंबर यदि बढ़ जाए तालाब के, तो इस प्रक्रिया को सुपोषण कहते हैं। अब आप मुझे बताएं इन 4 ऑप्शन में से वो कौन सा है जो कि
तालाब के पेड़ पौधों के नंबर को और तालाब के सिंघाड़ा या जलकुंभी के नंबर को बढ़ा देता है और इस प्रक्रिया को सुपोषण कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे कोई मेरे को? फॉस्फेट। एग्जैक्टली इस सवाल का एकदम सही जवाब है फॉस्फेट। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि डिटर्जेंट जो होते हैं वो उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, ये साबुन है, लेकिन डिटर्जेंट उच्चतर वसा अम्लों के सल्फेट लवण होते हैं। ये ऑप्शन सही है फॉस्फेट। और लास्ट में है जल की शुद्धता को, कि जल कितना शुद्ध है उसको मापने की कुछ विधियां हैं। एक है बीओडी और एक है सीओडी। याद रखना, जल की शुद्धता को इन दोनों विधियों के द्वारा मापते हैं। तो आप मुझे बताओ कि बीओडी का फुल फॉर्म क्या है और सीओडी का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जल्दी से बताओ, देख के बीओडी का फुल फॉर्म क्या है, सामने ही लिखा है। बायोकेमिकल बिल्कुल, ऑक्सीजन डिमांड। कई लोग इसको बोल देते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अच्छे से देखो, बायोलॉजिकल लिखा है कि बायोकेमिकल लिखा है? बायोकेमिकल। ठीक है। और सीओडी का फुल फॉर्म क्या होगा भैया? बायोकेमिकल केमिकल ऑक्सीजन। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यदि मैं आपसे पूछूं कि ये बीओडी और सीओडी क्या है, जल की शुद्धता की मापन ये विधियां हैं। मतलब जो पानी की टेस्टिंग करने वाले लोग आते हैं वो इन्हीं दो मेथड के थ्रू जल को प्योर करते हैं। ठीक है, ऐसा। और यहाँ हमारा टॉपिक 1 हुआ खत्म। अब अपन चलते दूसरे टॉपिक की तरफ। तो दूसरा टॉपिक क्या है भैया जी? चलिए जरा जल्दी से बताइए, दूसरा टॉपिक क्या है? आपदा एवं आपदा प्रबंधन। ठीक है। अब ये जो टॉपिक है इसमें से आपको बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा डाटा है, मैं आपको चीज़ें बहुत आसान करके बताता हूँ। चैप्टर का नाम है आपदा और आपदा प्रबंधन। आपदा का मतलब होता है कि जब भी आपदाएं आती हैं तो निश्चित रूप में, अच्छा पहले तो एक चीज़ समझ लो कि अगर आपदाएं आती हैं तो आपदाएं ये दो लोग लाते हैं, ये दो कारण। एक तो प्रकृति आपदा को लाती है और दूसरा या तो मानवीय कोई गतिविधि आपदा को लेकर आएगी। मतलब कभी भी आपसे पूछा जाए कि आपदा कौन लाएगा, तो आप में से ज्यादातर लोग प्रकृति को उत्तरदायी ठहराते हो। प्रकृति के साथ साथ मानव भी आपदा के लिए उत्तरदायी है। तो आपदाएं आती, अब जब भी आपदाएं आती हैं तो ध्यान से सुनना मेरी बात, उसके कारण से इस पृथ्वी पर रहने वाले मानव, इस पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु और इस पृथ्वी पर रहने वाले जो पेड़ पौधे हैं उनको अपार क्षति होती है। जैसे मैं यदि बोलूं बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, चक्रवात आ जाए, भोपाल गैस कांड हो जाए, है ना, फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र हो जाए, आग लग जाए, तो कहने का मतलब है ये इनमें से कई प्राकृतिक घटनाएं भी हैं, कई मानव निर्मित घटनाएं हैं जो पेड़ पौधे, मानव, जीव जंतुओं को क्या पहुंचाएंगी? अपार क्षति पहुंचाएंगी। तो आपसे अगर कोई पूछे कि आपदा क्या है, तो आपदा इतना ही बहुत है। अब अपन मुद्दे की चीज पे आते हैं। तो आपदाएं जनरली 2 तरह की होती हैं, एक होती है प्राकृतिक आपदाएं और एक होती है मानव निर्मित आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदाएं वे होती हैं जो प्रकृति जिनके लिए जवाबदार होती है, पृथ्वी जिनके लिए जवाबदार होती है, या हम बोल सकते हैं गॉड जिनके लिए जवाबदार होता है। वही मानव निर्मित आपदाएं वे होती हैं जो कहीं ना कहीं इंसान की गतिविधि या इंसान के लिए ही उत्तरदायी होती है, या इंसान उन गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है। मतलब आपदा 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक आपदा और एक मानव जनित आपदा। याद रहेगा ये चीज? अब सुनना मेरी बात, आप इसको बहुत अच्छे से देख लो क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आपको बनेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं सूखा कौन लाता है, तो नेचर लाता है, प्रकृति लाती है, मतलब सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ कौन लाएगा? नेचर, प्रकृति, प्राकृतिक आपदा है। भूकंप, चक्रवात, सुनामी, हिमालय की बर्फ पिघलना जिसको कहते हैं हिमस्खलन, जमीन धस जाना जिसको कहते हैं भूस्खलन। तो आप मुझे बताओ ये सारी चीजों को कौन लाएगा? प्रकृति लाएगी कि मनुष्य लाएगा? निश्चित रूप में प्रकृति। तो ये सभी की सभी क्या है? प्राकृतिक घटनाएं हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, बादल का फटना क्या है? प्राकृतिक आपदा है। आकाश में से बिजली गिरना क्या है? प्राकृतिक आपदा है।
ओलावृष्टि क्या है? प्राकृतिक आपदा है। अभी पाकिस्तान से टिड्डियां आ गई थी हिंदुस्तान में, मतलब कीट प्रकोप, तो उसको कोई इंसान ने नहीं भेजा था, प्रकृति ने भेजा था, तो कीट प्रकोप। अच्छा, हिंदुस्तान की ज्यादातर जमीन अब मरुस्थलीकरण की तरफ प्रेरित हो रही है, हिंदुस्तान की ज्यादातर जमीन अन्न ही नहीं उपजा रही थी, उसके लिए कौन जवाबदार है? प्रकृति। तो ये प्रकृति मतलब मरुस्थलीकरण। अच्छा, वहीं यदि मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, तो इसके लिए प्रकृति उत्तरदायी नहीं है, मनुष्य उत्तरदायी है, और सबसे ज्यादा CO2 गैस उत्तरदायी है। जितने भी प्रदूषण हो रहे हैं या जितने भी प्रदूषण इस दुनिया में बढ़ रहे हैं, उसके लिए मानव उत्तरदायी है। तो प्रदूषण जो है वो मानव जनित प्राकृतिक आपदा है। जैसे आपने सुना होगा, अपन बम विस्फोट करते हैं, और आपने सुना होगा कि कहीं न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट हो गया, तो याद करो, न्यूक्लियर रिएक्टर का ब्लास्ट हो जाना या बम का फट जाना, ये भी मानव जनित आपदाएं हैं, मानव इनके लिए उत्तरदायी है। उसी तरह से यदि अभी जैसे चाइना ने क्या छोड़ा था, कोविड-19 वायरस, तो यदि कोई देश किसी दूसरे देश पर कोई रोग कारक छोड़कर उस देश की शांति और समृद्धि में खलल डालता है, तो उसको जैविक आतंकवाद कहते हैं। तो जैविक आतंकवाद के लिए भी कौन उत्तरदायी है? याद रखना, मानव उत्तरदायी है। मतलब यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ कोरोना वायरस क्या है, तो ये जैविक आतंकवाद है, जो किसके अंतर्गत आएगा भैया? प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आएगा कि मानव जनित आपदा में आएगा? तो मनुष्य ये मानव उत्तरदायी जनित। है। ठीक है, अब बताओ आतंकवाद किसके अंतर्गत आएगा? आतंकवाद को प्रकृति मानव प्रमोट कर, जनित। मानव। अच्छा, दंगे, दंगे दंगे, मानव जनित। मानव। रेल दुर्घटना हो गई, वायु दुर्घटना हो गई, सड़क पे कारें भिड़ गई, बताओ कौन उत्तरदायी है इसके लिए? मानव। अब मानव। मैं आपसे पूछूं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ल्यूसाइड गैस और मस्टर्ड गैस के कारण लाखों लोग मौत की नींद सो गए, इसको कहते हैं रासायनिक दुर्घटना। तो बताओ, रासायनिक दुर्घटना प्रकृति लाती है कि मनुष्य लाता है? मनुष्य। भोपाल गैस कांड का नाम यदि मनुष्य। आपने सुना होगा, तो भोपाल गैस कांड इस दुनिया का, इंडिया का तो ठीक है, इस दुनिया का सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना। भोपाल गैस कांड में क्या हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस वातावरण में आ गई थी। बताओ, मानव लाया होगा कि प्रकृति लाई होगी? मानव। इस तरह से मानव। मेले में भीड़ अगर आ जाती है। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनना, यदि आकाश में से बिजली गिरती है, तो बताओ वो कौन सी चीज में आएगी? प्राकृतिक आपदा में कि मानव आपदा में? प्राकृतिक आपदा। लेकिन यदि मैं बोलूं कि सिटियों में आग लग जाना, सिटी में आग लग जाना, मानव जनित आपदा। तो मैं एक काम कर रहा हूं, ये जो चैप्टर है ना आपका, इस चैप्टर को मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूं, जिसमें से आपको बिल्कुल सब एकदम क्लियर हो जाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब आप देखो कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो एक बार फिर से जरा मेरे को जल्दी से बताओ कि कौन कौन सी, अपने चैप्टर का नाम क्या है भैया जी? पहले तो क्लियर कर दो जल्दी से कि अपने चैप्टर का नाम क्या है। आपदा। आपदा एवं आपदा आपदा प्रबंधन। एवं आपदा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है अपने आपदा एवं आपदा प्रबंधन। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? जस्ट सेकंड, 2 मिनट है ना, क्योंकि यदि मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में बता दूंगा ना, तो आप लोग कभी नहीं भूलोगे। थ्योरी में थोड़ा सा दिक्कत है। चलो भाई जल्दी से, तो अपने चैप्टर का नाम याद रखना, आपदा और आपदा प्रबंधन है ना। तो आपदाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला कौन सा प्रकार होता है आपदा का? प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदाएं। मानव और जनित आपदा। ठीक है, तो पहला हो गया प्राकृतिक आपदाएं और दूसरा हो गया मानव जनित आपदाएं। तो आपसे पहला क्वेश्चन, बस बस मैं 2 मिनट, आपसे स्क्रीन नहीं दिख रही है? दिख रही सर?
मैं ही दिख रहा हूँ दिख रही है सर। अच्छा, दिख रहे थे सर आप? ये स्क्रीन में भी देखा वो अब क्या दिख रहा है स्क्रीन में? आपदा एवं आपदा प्रबंधन। चलो हाँ, क्वेश्चन दिखे? यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ऐसा टॉपिक है तुमसे बन जाएगा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं जानबूझ के थोड़ा सा ऐसा पढ़ा रहा हूँ जिसमें हमेशा के लिए याद हो जाए। तो चलो जरा जल्दी से बताओ, आपदा कितने प्रकार की बताई आपने मेरे को? 2 प्रकार की। पहली कौन सी आपदा है? प्राकृतिक आपदा। और दूसरी कौन सी है? मानव है। तो आप मुझे सबसे पहले बताइए कि ये 4 विकल्प में से कौन सी ऑप्शन डी। प्राकृतिक आपदा नहीं है? ई रासायनिक दुर्घटना। रासायनिक ऑप्शन डी दुर्घटना रासायनिक दुर्घटना। और औद्योगिक दुर्घटना, ये कौन सी आपदा नहीं है? औद्योगिक दुर्घटना। मतलब ये कौन सी औद्योगिक आपदा है? दुर्घटना। ये है मानव शहरी आग। जनित मानव आपदा। जनित। मानव जनित आपदा। अच्छा, मतलब कीट प्रकोप, मरुस्थलीकरण, बादल का फटना, अग्नि। कौन सी अग्नि? आसमान से जो बिजली गिरती है, आकाश आकाशीय में। बिजली। ठीक है, अब आप मुझे बताओ मानव जनित आपदा कौन कौन सी हैं? पहले तो आप ये बताओ मानव जनित आपदा कौन कौन सी है? क्या? प्रदूषण, महामारी, जैसे भूमंडलीय आतंकवाद। तापन, प्रदूषण, ये तो महामारी। हो गई होगा, ठीक है। जैविक आतंकवाद और आतंकवाद भी हो गई होगा, क्योंकि इंसान के बिना तो ये होंगे नहीं। दंगे, उपद्रव, दंगे, निश्चित रूप में सूखा, संडे। बाढ़, भूकंप, महासागरीय धाराएं और सुनामी, इन पे बताओ किसका कब्जा नहीं है, या इस पे नहीं है बस इंसान का। मतलब मानव जनित आपदा नहीं है। कौन नहीं है भैया जी? डी आंसर। तो देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब थोड़ा सा मेरे को बोलने देना, आप लोग थोड़ा ऑडियो म्यूट कर दिया करो जल्दी से, है ना। जब भी मैं क्वेश्चन की तरफ आऊं तो ऑडियो म्यूट कर दिया करो। मैंने अभी आपको बताया कि आपदाएं 2 प्रकार की होती है, एक होता है प्राकृतिक आपदा और एक है मानव निर्मित आपदा। तो जब भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं या जब भी मानव निर्मित आपदाएं आती हैं, तो मानव को, जीवों को और पेड़ पौधों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो ये चीज मैं आपको पहले ही सिखा चुका। तो अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि कभी भी कोई भी प्राकृतिक आपदा भविष्य में यदि आएगी, तो उस प्राकृतिक आपदा के आने के पहले क्या क्या बचाव हम कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम एहतियात बरत सकते हैं, या हम किस किस तरह से व्यवस्था कर सकते हैं, इस तरह का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था मई 1944 में। मतलब प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय आपदाओं को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर सबसे पहली बार एक सम्मेलन का आयोजन हुआ मई 1994 में। तो कहां पर हुआ था आयोजन मई 1994 में? तो आंसर है जापान का योकोहामा शहर। तो जापान के योकोहामा शहर में सबसे पहली बार प्राकृतिक आपदाओं को सुव्यवस्थित तरीके से आने पर उनको समस्या को सॉल्व कर दिया जाए। तो इसलिए मई 1994 में जापान के योकोहामा शहर में क्या हुआ था भैया जी? सबसे पहला आयोजन हुआ था। याद रहेगा ये चीज? यदि मैं आपसे पूछूं आपदा प्रबंधन के लिए सबसे पहले मीटिंग कौन से शहर में हुई थी, बताइए जल्दी से। जापान। शहर पूछा है मैंने, शहर शहर। योकोहामा। योकोहामा शहर। और यदि मैं देश का नाम पूछूं तो जापान। अब उसी में यदि मैं आपसे पूछूं कि योकोहामा रणनीति या योकोहामा कार्य योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य है आपदा प्रबंधन को नियंत्रित करना, या आपदा कभी भी आएगी तो उसको हम कंट्रोल कैसे करें, तो आपदा प्रबंधन के लिए योकोहामा रणनीति जो है उसका मूल उद्देश्य था अधिक सुरक्षित संसार। मतलब बाढ़ से, भूकंप से, चक्रवात से
या मानव जनित कोई भी आपदा, मतलब प्राकृतिक आपदा या मानव जनित किसी भी प्रकार की आपदा से हम संसार को सुरक्षित रखें। तो संसार का मतलब यहाँ हो गया लोगों को सुरक्षित रखना, पेड़ पौधों को सुरक्षित रखना, जीव जंतुओं को सुरक्षित रखना, मतलब सभी को सुरक्षित रखना, ये मूल उद्देश्य है योकोहामा रणनीति का। तो जरा जल्दी से बताओ, योकोहामा रणनीति किस चीज के लिए लाई गई थी? आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन। इसका मूल उद्देश्य क्या है? किसको सुरक्षित रखना मूल उद्देश्य है? आपदा प्रबंधन को सुरक्षित रखना। ठीक है, मतलब अधिक सुरक्षित संसार, ये याद रखना, ये टैग लाइन है दरअसल में, ठीक है। और ये आपदा प्रबंधन के जरिए या आपदा प्रबंधन से होने वाले नुकसानों की भरपाई के लिए बनाया गया था कि किस किस तरीके से बचाव करेंगे। जैसे बाढ़ आएगा तो क्या बचाव किए जाने चाहिए, भूकंप आएगा तो क्या बचाव किए जाने चाहिए, चक्रवात आएगा तो क्या बचाव किए जाने थे। इस तरह की सबसे पहली बैठक हुई थी जापान के योकोहामा में। कब हुई थी, किस सन में हुई थी, कोई मुझे बता सकता है? 1994 में। मई 1994। अच्छे से देख लो, 92 में हुई थी कि 94 में हुई थी? 94। चलो अब आगे चलते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर सबसे पहला प्रयास कब हुआ है? इंटरनेशनल लेवल पर आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सबसे पहला प्रयास कब हुआ? 1994। तो निश्चित रूप में भाई भारत में भी तो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, हर साल बाढ़ आता है, भूकंप आता है। तो भारत सरकार ने भी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक अधिनियम बनाया था। अच्छे से देखो क्या नाम है उसका, आपदा प्रबंधन अधिनियम। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम में यही बोला कि जब बाढ़ आएगा तो हम कैसे ट्रीट करेंगे अपने देश में, भूकंप आएगा तो कैसे ट्रीट करेंगे, अगर चक्रवात आया तो कैसे ट्रीट करेंगे। मतलब आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत में कब आया था? तो याद रखना, आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत में आया था उस सन में जिस सन में ट्विटर आया था। बताओ ट्विटर कब आया था? 2006। तो 2006 से, अच्छा 2005 में क्या आया था? यूट्यूब। जब हिंदुस्तान में यूट्यूब आया था तभी आया दरअसल में आपदा प्रबंधन अधिनियम। अच्छा, आप लोगों ने क्वालिटी में पढ़ा होगा, अधिनियम बनने के पहले, कानून बनने के पहले विधेयक पेश किया जाता है क्या? राज्यसभा में, लोकसभा में, ऐसा पढ़ा होगा? जी सर। तो यदि मैं आपसे पूछूं आपदा प्रबंधन विधेयक भी कब लाया गया था, तो आंसर है 2005 में। और राष्ट्रपति ने जैसे ही विधेयक पे साइन कर दिए, तो बताओ विधेयक पे यदि साइन कर दिए तो फिर क्या हो गया वो चीज? कानून बन जाए, अधिनियम बन गया, मतलब कानून बन गया, ऐसा। ठीक है, चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। प्राकृतिक आपदाओं से बताओ निपटने के लिए कौन सी चीज लाई गई 2005 में? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। मेरी बात ध्यान से सुनो। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लाया गया। एग्जैक्टली, कि जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी तो उनको सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने 2005 में क्या लाया था? मैंने आपको बताया, आपदा प्रबंधन अधिनियम लाया था 2005 में। और इसी आपदा प्रबंधन अधिनियम में 3 संस्थानों के गठन की बात की गई। तो आप मुझे बताइए कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के द्वारा कौन कौन से संस्थानों को निर्मित किया गया था? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को, या राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान को, या जिला आपदा प्रबंधन संस्थान को, या उपरोक्त सभी को? कोई भी ऑप्शन बताओ जल्दी से भाई। ए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन। ठीक है, मुझे मालूम था आप सब लोग ए बोलोगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। बताओ प्राकृतिक आपदा कहाँ पर आएगी? पूरे भारत में आएगी? कहीं भी आ सकती है। कि राज्य में भी आ सकती है और जिले में कहीं भी आ सकती है? अरे हाँ या ना? हाँ जी सर। तो इसीलिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में इस चीज को समझा गया कि आपदा पूरे भारत में किसी भी राज्य में और किसी भी जिले में आ सकती है। तो हमको बनाना पड़ेगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान भी, राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान भी,
जिला आपदा प्रबंधन संस्थान भी, मतलब यदि मैं आपसे पूछूं कि इस सवाल का जवाब क्या है, तो इस सवाल का जवाब है डी। अब डी। ध्यान से सुनना उपरोक्त मेरी सभी। बात। हाँ, और अगर मैं आपसे पूछूं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान क्यों बनाया गया, तो आप बोलेंगे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के कारण। मैं पूछूं आपसे राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान क्यों बनाया गया, तो आप बोलेंगे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के कारण। मतलब आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के कारण ही दरअसल में ये संस्थान बनाए गए। अब कठिन क्वेश्चन पूछ रहा हूं। जो सबसे पहला है संस्थान, एक बार जरा पढ़ लो, क्या नाम लिखा है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। क्यों बनाया गया ये तो पता चल गया आपको, 2005 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के द्वारा बनाया गया। इस संस्थान का जो अध्यक्ष है वो बनाया गया है भारत का प्रधानमंत्री। मतलब जब भी भारत में कोई भी प्राकृतिक आपदा आएगी तो बताओ कौन सा संस्थान तत्काल अपना काम संभालेगा, राष्ट्रीय आपदा राष्ट्रीय प्रबंधन। आपदा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। और इसका मैसेज किसको तत्काल जाएगा, प्रधानमंत्री। क्यों जाएगा भारत के प्रधानमंत्री को, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री बताओ किसका अध्यक्ष है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का अध्यक्ष है भारत का प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो तत्काल आदेश करेगा किसको, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को, कि भारत में किस राज्य में आई है। तो तत्काल बताओ राज्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान किसको आदेशित करेगा, राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान। राज्य आपदा और प्रबंधन। राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान का जो हेड होता है वो होता है मुख्यमंत्री। परंतु राज्य में भी निश्चित रूप में किसी न किसी जिले में आई होगी, तो तत्काल राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान किसको अपनी बात जो है वो टिका देगा कि भैया अब तुम देखो, जिला आपदा प्रबंधन संस्थान, और जिला आपदा प्रबंधन संस्थान का हेड होता है कलेक्टर। कलेक्टर। अब जरा आप जल्दी से मुझे फटाफट सवालों का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का गठन इस अधिनियम के द्वारा किया गया था। राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान का अधिनियम 2005। गठन भी इसी के द्वारा किया गया था, और जिला आपदा प्रबंधन संस्थान का गठन भी इसी अधिनियम के द्वारा किया गया था। अब मेरा सवाल ये है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का अध्यक्ष कौन है भैया, आपने बता दिया प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री। भारत में तो यदि मैं पूछूं राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान का अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री। संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि जिला प्रबंधन संस्थान का अध्यक्ष कौन होगा, कलेक्टर। कलेक्टर। 9वें नंबर के क्वेश्चन तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं सर। बन जाएंगे, ठीक है। अब जी। लिखा है निम्नलिखित में से असुमेलित को पहचानिए। मतलब यहाँ कुछ प्राकृतिक आपदाएं दी गई हैं, उन प्राकृतिक आपदाओं में से आपको कुछ सिलेक्टेड याद रखनी है। जैसे मैं आपको केवल बता रहा हूँ, ध्यान रखना। उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, आपने सुना होगा, जिसपे केदारनाथ मूवी बनी, ये है वो डेट, जून 2013, सही है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उज्जैन में त्रासदी हुई थी, मौनी अमावस्या के दिन दम घुटने से मंदिर के परिसर के अंदर लोगों की डेथ हो गई थी, और एमपीपीएससी मेंस इसको लिखवाया करता था। याद रखना, प्राकृतिक आपदा और आपदा प्रबंधन पहले मेंस में टॉपिक था, लेकिन नए सिलेबस में जो 2020 का नया सिलेबस आया ना, उसमें से मेंस का वो सिलेबस हटा के प्री में कर दिया। तो जो आप पढ़ रहे हो ना आज का चैप्टर, ये पहले मेंस में हुआ करता था। तो ये जो घटना है उज्जैन त्रासदी की, ये 1996 में घटी थी। भारतीय सुनामी आप लोगों ने सुना होगा, 2004 26 जनवरी के दिन ये घटना हुई थी। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ी भारत की औद्योगिक दुर्घटना भोपाल गैस त्रासदी, बताओ जरा कहाँ हुई थी, भोपाल में हुई थी, और भोपाल के जेपी नगर में। लेकिन कब हुई थी, 2-3 दिसंबर रात को 1983। 84 में हुई। 3 दिसंबर 1983 में नहीं हुई, कब हुई थी, 84 में। 84। मतलब असुमेलित क्या था भैया इसमें, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। आएगा ये चीज। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 जो है, ध्यान से सुन लो, ये दोनों के दोनों प्राकृतिक आपदाएं नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 मानव जनित आपदा है और क्वेश्चन नंबर 12 भी मानव जनित आपदा है। और मानव जनित आपदा में यदि कभी आपने सुना होगा नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित परमाणु आपदा, ऐसा बोलते हैं। अब ये है क्या, जरा समझना आप। पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। पहले तो आप एक डेट देखो, ये कौन सी डेट लिखी है जल्दी से। 25-26 अप्रैल 1986। 2526 लिखा है, मतलब रात का समय होगा, 12 बजे 11 बजे का समय होगा, इसलिए लिखा है अपन ने। हाँ और जी। 1986 की बात है। तो 25 से 26 अप्रैल 1986 को एक जगह है चेरनोबिल, और चेरनोबिल जो जगह है, मेरी बात ध्यान से सुनना, वहां पर 4 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। 1 न्यूक्लियर रिएक्टर, 2 न्यूक्लियर रिएक्टर, 3 न्यूक्लियर रिएक्टर, 4 न्यूक्लियर रिएक्टर। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 न्यूक्लियर रिएक्टर। तो चार न्यूक्लियर रिएक्टर में जो चौथे नंबर का न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसको सही तरीके से नहीं बनाया गया। और कंट्रोलर रॉड जो रखी जाती है अंदर, बताओगे कंट्रोलर रॉड कौन सी रखी जाती है न्यूक्लियर रिएक्टर में? कैडमियम की और बोरॉन की। ये कंट्रोलर रॉड भी कम है, इसीलिए दरअसल में क्या होता है, परमाणु आपदा आ जाती है या नाभिकीय दुर्घटना घट जाती है, एक विस्फोट हो जाता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि चेरनोबिल परमाणु आपदा जो है वो कब घटी थी, जल्दी से बताओ कब घटी थी? 26 अप्रैल 1986। 25-26 अप्रैल 1986। कौन से नंबर के न्यूक्लियर रिएक्टर का दोषपूर्ण डिजाइन था? चौथा नंबर। दूसरा क्वेश्चन, साथ में कंट्रोलर रॉड का नंबर ज्यादा था कि कम था? कम। कम था। और ये जो घटना थी ये चेरनोबिल में घटी थी, यूक्रेन के प्रिप्रेट शहर में। प्रिप्रेट सर। क्लियर है ये चीज? तो चेरनोबिल में यूक्रेन के कहाँ घटी थी? प्रिप्रेट शहर में, यहाँ घटी थी ये चेरनोबिल त्रासदी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा चेरनोबिल त्रासदी कब घटी और किस शहर में घटी और किस जगह पे घटी, तो ये चीज आप याद रखिए ऐसे। अब इसके बाद 12वें नंबर का क्वेश्चन अपन कल पढ़ेंगे, या आप अपन एक काम करते हैं, आज 9 बजे वाली क्लास नहीं, उसमें एमपी लेना है यार, आज इसको कल खत्म कर देंगे, ये कल हो जाएगा, उसको परेशान मत हो। चलो मैं सीट भेजे दे रहा हूँ, इसको एक बार आप पढ़ लो, इसमें मैंने क्वेश्चन डाल दिए हैं, ठीक है अपने, लेकिन सही जवाब नहीं डाले हैं। जैसे मैं अभी सही गलत बताता चल रहा हूँ, तो आप अपने से देख लो एक बार, मैं फिर आप